आंसर्स मैच कर लीजिए। प्लीज मैच द आंसर। 61 का बी, 61 का बी, 62 का ए, 63 का सी, 64 का सी, 65 का डी, 66 का ए, 67 का सी, 68 का बी, 69 का ए, 70 का डी, 71 का डी, 72 का बी, 73 का बी, 74 का डी और 75 का बी। सिक्सटी वन, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 61 से 75, 61 से 75, 10। Homework for next class, redox reaction DTS1. So we were into non-metal displacement. Reaction, non-metal displacement reaction. Next example in non-metal displacement reaction is reaction of fluorine with water. This one is interesting. Reaction of fluorine in water. Fluorine reacts with water. Form this. Must memorize this. If we balance the equation,
तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको हाफ नहीं लिखना है तो आप 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपने हाफ लिखना नहीं सीखा है, एक बार और 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, हाफ गायब हो जाएगा। So this is a balanced chemical equation. Very important reaction. Now what does fluorine do? This fluorine, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे, 0, -1, -2, +1, +1 एंड 0। ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखेंगे फिर इसके बाद, रिडक्शन -2 से 0 इज ऑक्सीडेशन। तो फ्लोरीन को अगर देखा जाए तो खुद रिड्यूस हो रहा है, बट इट इज ऑक्सीडाइजिंग द अदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा? ये? नो, कैसे ये वाला केस हो? कैसे ये वाला केस होगा? ये तो बना के भी बताया था मैंने आप। तो हियर यू कैन सी, फ्लोरीन जो है उसने ऑक्सीजन को वाटर से क्या कर दिया है? डिस्प्लेस। तो इसका मतलब जिस तरीके से मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज होता है, वैसे ही हैलाइड का भी रिएक्टिविटी सीरीज होता है। तो मोर रिएक्टिव हैलाइड विल रिप्लेस लेस रिएक्टिव हैलाइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ हैलाइड? Chlorine will be the strongest oxidizing agent. Fluorine will be the strongest oxidizing agent. तो वो तीनों में से किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। बट ध्यान से सुनेंगे, बात वेरी इंपॉर्टेंट है। बट फ्लोरीन इज नॉट यूज्ड
oxidize chlorine, bromine, and iodine in their aqueous solution. एक्वस सॉल्यूशन को डब्बे में बंद करेगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन यूज नहीं करते। नाउ द क्वेश्चन इज रीजन बीइंग व्हाई। व्हाई का रीजन यहां लिखा हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो फ्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज करने की वजह, किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ उसको रिएक्ट करना था, बट उससे ना रिएक्ट करके वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, वाटर के साथ। इसीलिए फ्लोरीन इज नॉट यूज टू ऑक्सीडाइज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन देयर विच सॉल्यूशन, aqueous solution. Why? तो बात अब ये आती है, फ्लोरीन तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, ना ही क्लोरीन को, ना ही ब्रोमीन को, ना ही आयोडीन को। क्यों? क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर को ही ऑक्सीडाइज कर देगा O2 के फॉर्म में। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है वाटर में? एक्वस सॉल्यूशन। आंसर इज यस। तो वी बैलेंस द एटम्स, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो ब्रोमीन, दो ब्रोमीन। आप जब एटम बैलेंस करोगे तो इस रिएक्शन में आप देखो चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, बट बैलेंस करना हम अलग से सीखेंगे। तो कैन वी राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन बीइंग इन एलिमेंटल फॉर्म 0। आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज के बराबर। अगर आपको वो टेबल रूल्स याद हो गए हो तो, -1 और 0। -1 से 0 बड़ा है,
इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से -1 छोटा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा है दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो क्लोरीन विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। नाउ अब ध्यान से नोट करेंगे। जब आप ब्रोमीन का, ये क्या है अपना, ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो टेस्ट ट्यूब में और इसमें क्लोरीन ऐड करते हो, सो व्हाट हैपेंस, जब ये Br2 बनता है तो व्हाट यू विल सी, टॉप मोस्ट लेयर पर एक ऑरेंज लेयर बनता है, ऑरेंज लेयर। चूंकि लेयर बनता है, इस टेस्ट को बुलाते हैं लेयर टेस्ट, एंड दिस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच आयन, ब्रोमीन आयन। तो ब्रोमीन आयन का लेयर टेस्ट कौन सा कलर दे, कौन सा लेयर देगा, ऑरेंज लेयर। लिख लीजिए लेयर टेस्ट। क्लोरीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, ये नोट हो गया, ऑरेंज लेयर। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, यही वाला एग्जाम्पल, वो मैंने ऊपर जगह नहीं छोड़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए। इस रिएक्शन में सबसे पहले अलग क्या है, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही है। घट रहा है तो रिडक्शन, और अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो यहां पर भी आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन कॉज करा रहा है, क्लोरीन, हेंस क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके।
aqueous solution of iodine, aqueous solution of iodine when treated with chlorine gas gives you a purple or violet, है ना? Again, since layer is formed, it is called layer test. तो ये वॉलेट लेयर और पर्पल लेयर किसका बनता है? इसका, आयोडीन का, है ना? इसका इसका है ये इसका ऑरेंज लेयर ब्रोमीन का। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, ब्रोमीन एंड आयोडीन readily dissolves in CCl4, carbon tetrachloride. एज अ फैक्ट याद कर लीजिएगा, ये सब एक्सपेरिमेंट का पोर्शन होता है। ब्रोमीन और आयोडीन readily dissolves in carbon tetrachloride। तो हमने ये क्या देख लिया, क्लोरीन ने ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर दिया। अब लास्ट बच गया, ब्रोमीन किसको रिप्लेस करेगा? आयोडीन को, बस। खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। Hence, bromine is an oxidizing agent with respect to iodine. नोट हो गया? अब एक बस ऐसा मत नोमेनक्लेचर वाली चीज, ये जो आपने लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब इस फॉर्म में लिखते हो तो दे आर कॉल्ड हैलोजेंस।
इनके आयंस जो होते हैं, या फिर जब ये बॉन्ड बनाता है, तो उसको आप क्या बुलाओगे? हैलाइड्स। दीज आर हैलाइड्स। हैलोजेंस, हैलाइड्स। आयंस के फॉर्म में या बॉन्ड्स के फॉर्म, इट विल बी नोन एज हैलाइड्स। ठीक है। इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रीज वगैरह सब में, halogens are generally obtained from their halides. So general reaction can be shown as, halide को क्या बोल सकते हो? X minus, where X can be chlorine, bromine and iodine. लेफ्ट साइड के चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर दो इलेक्ट्रॉन लगाया है, दो चार्ज। देखना ध्यान से, ये सब भी सीखना है। X2 और X, अगर एटम्स को बैलेंस करोगे तो ये एटम्स बैलेंस हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं बैलेंस होगा? चार्ज। एक तरफ -2 चार्ज है, दूसरी तरफ क्या चार्ज है? 0। तो चार्ज -2 लगाने के लिए व्हाट वी विल डू? दो इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। और कुछ इसलिए नहीं लिख सकते हैं सर, यहां पर OH- लिख दीजिए। OH- लिखोगे तो फिर नए एटम्स आ जाएंगे, फिर एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाना होगा। माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन क्यों लिखेंगे? कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से कोई एटम वेटम का जो आपने बैलेंस किया है वो चेंज नहीं हो रहा। तो दिस इज अ जनरल रिएक्शन वेयर X कैन बी chlorine, bromine and iodine. Now the noteworthy thing is fluorine is missing. इस फैक्ट में कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हैलोजेंस आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हैलाइड यूजिंग केमिकल प्रोसेस, इस फैक्ट में फ्लोरीन इज मिसिंग, मतलब फ्लोरीन को हम केमिकल प्रोसेस से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ये देखो ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, पहले तो ये नजर आना चाहिए। दिस इज -1, दिस इज 0, हेंस वी कैन से दैट इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो फैक्ट क्या बोलता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आप ऑक्सीडेशन करके ये ऑब्टेन कर सकते हो, बट ये नहीं हो सकता है यूजिंग केमिकल प्रोसेस। ठीक है। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई। पहले तो हाउ, कि भाई अगर फ्लोरीन को ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या तरीका होगा ऑक्सीडाइज करने का? तो देयर इज ओनली वन वे। पूरे धरती पर एक ही तरीका है। एंड व्हाट इज दैट वन वे?
इलेक्ट्रोलाइटिकली। इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए, बाहर से एनर्जी ऐड कीजिए और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन करा लीजिए। फ्लोरीन कैनॉट बी ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग केमिकल मीन्स। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई केमिकल मीन से क्यों नहीं इलेक्ट्रोलाइज कर पाए हम? बिकॉज बुक तो होगा नहीं आपके पास पार्ट टू वाला। जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखेंगे इधर ध्यान से। जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूरा लिस्ट बनाते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो सबसे ऊपर पर कौन बैठा है? सो विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फ्लोरीन। अब आप देखो यहां पर, तो क्या आप बेस्ट वाले को किसी भी चीज से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? जो सबसे ऊपर बैठा है उसको अगर आप ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करो तो कैन यू डू दैट बाय केमिकल मींस? इट कैन नॉट बी डन। तो उसको करने का तरीका क्या होगा कि आप बाहर से एनर्जी डालो और ऑक्सीडाइज कराओ। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये चीज ये अलग है थोड़ा सा फ्लोरीन के बारे में। ओनली वन वे। ठीक है, बुक में दे रखा है। नोट हो गया? तो यहां पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट और मेटल का डिस्प्लेसमेंट दोनों जो हमने पढ़ा, इट हैज बीन फिनिश्ड। फोर्थ रिएक्शन इज disproportionation reaction. Fourth reaction is disproportionation reaction. So what happens in this? What is the basic philosophy behind this? एक ही एलिमेंट जब रिएक्ट करेगा तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। देखना ध्यान से। पहला वाला ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन जो एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है। और दूसरा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, पहला वाला ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर और दूसरा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी लेस। तो एक एटम, ठीक है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट से एक हाइयर में जाएगा और एक
लोअर में जाएगा। तो इस तरीके के रिएक्शन को आप क्या बुलाओगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको ध्यान से देख लो, इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। इट इज गोइंग इनटू हायर ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट नहीं, हायर। ठीक है, लोएस्ट नहीं, लोअर। लोअर का मतलब लोएस्ट भी हो सकता है और इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, और हायर का मतलब हाईएस्ट भी हो सकता है। ये ध्यान रखना इस चीज का, इट इज नॉट ऑलवेज हाईएस्ट एंड ऑलवेज लोएस्ट। जब टूटेगा तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट हायर वाला आएगा और एक ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर वाला आएगा। इस तरीके के रिएक्शन को आप क्या बुलाओगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है ये चीज? अभी लिखेंगे इसका डेफिनेशन हम। तो इसको मिटा के हम अब क्या करेंगे? गोइंग इनटू हायर ओएस, गोइंग इनटू लोअर ओएस। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हो गया कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन से एलिमेंट शो करेंगे? जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो? Now, which elements have the capability to exist in variable oxidation state? ये सब बुक में नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो आपने नहीं पढ़ा, बट पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जब आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट सिखाया जा रहा था, तो वहां पर अगर आपने खुद से अगर वो होमवर्क बनाया होगा जो मैंने आपको दिया था, तो ऊपर वाले क्या शो करते थे? हायर नंबर। और नीचे वाले क्या शो करते थे? लोअर नंबर। तो इसका मतलब एक से ज्यादा है उसके पास भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है। नाउ एंड द लास्ट पार्ट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हमने ये लिखा कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या लिखा कि कौन आपको ये दिखा सकता है। तो कौन से एलिमेंट्स आपको ये दिखा सकते हैं जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की क्षमता है? ठीक है। लास्ट, से फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कॉपर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ये एज अ फैक्ट समझाने के लिए। हाईएस्ट, हाईएस्ट यही है। तो क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है? जब हाईएस्ट ही +2 है तो +2 के ऊपर तो नहीं जा पाएगा। नीचे भले चला जाएगा 0 और 1 में, बट ऊपर तो नहीं जा पाएगा। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है। तो Cu+2 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी है
तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। सेम थिंग गोज विथ लोएस्ट वाला भी। इफ आई से दिस इज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑलरेडी जीरो में है, जीरो के नीचे तो नहीं जा सकता, ये भी शो नहीं करे। क्या ये शो कर सकता है? बिल्कुल शो कर सकता है, क्योंकि अब आपको फैक्ट से पता है कि इसका हाईएस्ट इज +2, लोएस्ट इज 0, और 1 जो है, प्लस नहीं, वो कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। दिस इज इंटरमीडिएट, बीच में है। किसके बीच में है? हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच। तो थर्ड नंबर पॉइंट यही है, फॉर एन एलिमेंट टू शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बेटा सीबीएसई में बहुत आता है ये क्लास 12 में, इट मस्ट बी इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है? हाईएस्ट लोएस्ट तो आप निकाल सकते हो, पढ़ा आपने कहीं पर हाईएस्ट लोएस्ट निकालना? हाँ। नहीं पढ़ा आपने? याद है ये टेबल बनवाया गया था आपसे? याद हो तो ये वाला टेबल। व्हाट वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? हाईएस्ट को कैसे लिखते थे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट तो सबका ये रहा। व्हाट वाज द लोएस्ट फॉर एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल? लोएस्ट कौन सा था? 0, अगर रटा हो तो। और इनके लिए लोएस्ट क्या होता था? क्या होता था? फॉर्मूला 8 वाला, जो फॉर्मूला था, 8 घटा दीजिए। तो दिस वाज हाईएस्ट, दिस वाज लोएस्ट। तो ये सब याद नहीं होगा तो ये भी चैप्टर साफ हो जाएगा, ये वाला टॉपिक, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो अगर मान लो ग्रुप 17 जो कि हेलोजन का ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इनका कहाँ होना चाहिए? 7 और -1 के बीच। इसमें कुछ पूछना है आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन में? कंडीशन क्लियर है आपको? पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। पहला पॉइंट बोलता है कि वेरिएबल होने की टेंडेंसी होनी चाहिए एलिमेंट में। दूसरा बोलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होना चाहिए? इंटरमीडिएट ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ताकि वो ऊपर भी जा सके और नीचे भी आ सके। फर्क वहां बस इतना होगा कि आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जगह एलिमेंट्स किसके होंगे? डी ब्लॉक के। बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। एग्जाम्पल यही कॉपर का होगा,
जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया, ये क्लास 12 के बुक में है। ठीक है। कॉपर +1 में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? वो इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो टूट जाता है +2 और कॉपर में। ये सब चीज सिखाया जाएगा। इन सब चीजों के लिए पीछे की चीज अगर आपको नहीं पता होगी तो नहीं समझ पाएंगे। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको प्रूव करना है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। ठीक है, सबको करो। देखो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। थोड़ा दूर दूर करके लिखते हैं, एरो बनाने में अच्छा रहेगा। ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर बाद जब बैलेंसिंग सीखेंगे ना, तो ये सब रिएक्शन अभी आप खुद से बैलेंस करोगे। करो पहले ये 3 कर। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो सभी के ऊपर। कितना लोग इसको -2 लिख दिया है? ऑक्सीजन का रूल देखना। इट इज द केस ऑफ परऑक्साइड। -1 कैसे पता चला परऑक्साइड है? कैसे पता चला परऑक्साइड है? क्योंकि अगर आपने इसको -2 लिख दिया तो -2 × 2 विल गिव यू -4। और 2x इक्वल्स टू -4, 2x - 4 विल बी इक्वल्स टू 0। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? +2। होता कितना है मैक्सिमम? होता कितना है मैक्सिमम? +1। तो क्या ये -2 पॉसिबल है? नहीं है। पर ऑक्साइड लिंकेज।
बाकी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दिखना चाहिए। -1 से 0, गोइंग इनटू हायर ओएस। -1 से -2, गोइंग इनटू लोअर ओएस। Therefore, it is an example of disproportionate. P4 हो गया। आई होप P4 का स्ट्रक्चर याद हो आपको। तो P4 इज इन एलिमेंटल फॉर्म 0। सारे एक जैसे बॉन्ड्स हैं ए वाले। PH3 में P3 का क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या होगा? +1। तो +1 × 3, एक्स मेथड से ये कितना आएगा? -3। तो हाइड्रोजन का +1, 2 × +1 +x, 2 × -2 -4 will give you net charge. तो x -4 +2 will give you how much? -2। और x का वैल्यू क्या आएगा? +1। So here you can see going into increasing oxidation state, and here you can see going into lower oxidation state. Therefore, it is disproportionation. सेकेंड बुक भी ले लीजिएगा केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी क्लास 11। लास्ट के 2 टॉपिक्स बुक से ही पढ़ने हैं, है ना। उसमें डायग्राम वायग्राम है बहुत सारा। तो वो टेबल वगैरह सब बुक से ही पढ़ने हैं, इसलिए दूसरा वाला बुक ले लीजिएगा केमिस्ट्री का।
पार्ट 2। ये हो गया 0 आयन के ऊपर -2। एक्स मेथड से इसको निकालोगे तो 3 × -2 -6 +4 +2। तो गोइंग इनटू लोअर ओएस, गोइंग इनटू हायर ओएस। बड़ा धीरे धीरे कराया मैंने आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि मुझे ये क्लास 12 में चाहिए। हालांकि ये पूरा ही चैप्टर क्लास 12 में चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है, पूरा ही चैप्टर चाहिए वहां। ढंग से पढ़ना। कोई सा भी नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना। बैलेंसिंग भी है, ठीक है, तो बैलेंसिंग भी है, वो भी आता है एग्जाम में। क्लास 12 में जेई हो, नीट हो, सीबीएसई हो, कुछ भी हो, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। उतना याद हो जाए बहुत है, बहुत है, लिटरली बहुत है। तो क्लोरीन इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म विल बी 0, ऑक्सीजन का -2, एक्स मेथड से ये कितना आएगा +1, ये -1। गोइंग इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड गोइंग इनटू lower oxidation state. Hence, it is disproportionation. तो डिस्प्रोपोर्शनेशन आपने सीखा, कंडीशन सीखा, सब कुछ सीखा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो 2-3 सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन 1। सोच समझकर आंसर करिए रीजन के साथ।
डन। फ्लोरीन का आंसर आपको काफी सारा रूल लिखाया था, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट उस रूल में आपने क्या देखा था? इट कैन बी जीरो और इट कैन बी -1। ठीक है, तो फ्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या कभी प्लस में जा सकता है? F+? नहीं। नीचे तो जा सकता है बट ऊपर नहीं जा सकता है, कैनॉट गो। देयरफॉर याद रखना है अब। देयरफॉर नो टेंडेंसी टू शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट चेक द कंडीशंस। कंडीशन हो गया। सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। +1, 2 2 4, -4, -1, +3, 3 2 6, -6, -1, +5, 4 2 8, नेट -1 आना है, +7। ये आया आपका। तो इसमें से कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा सकता है? बोलो। क्लोरीन। ग्रुप 17 है ना। और ग्रुप 17 में बस एक एक्सेप्शन है फ्लोरीन का। फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है? 0 और -1। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम, व्हाट विल बी द मिनिमम? तो अगर +1 हुआ, ऊपर जा सकता है। इट कैन डेफिनेटली गो अपवर्ड्स, अपवर्ड 7 तक जा सकता है। इट कैन गो डाउनवर्ड्स, बिल्कुल जा सकता है। तो ये शो करेगा। +3 चांस है ऊपर जाने का, बिल्कुल। नीचे जाने का तो सबका चांस है। +5 का चांस है ऊपर जाने का, इसका चांस है। तो ये शो नहीं करेगा। कुछ पूछना है आपको इसमें? ये एनसीईआरटी का सवाल। डिस्प्रोपोर्शनेशन में कुछ पूछना है किसी, कोई बच्चा? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम लेकर आराम से 45 मिनट में यही पढ़े हम, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है। The last type of reaction is, which is not given in the book, cum proportionation reaction. Reverse of disproportionation.
बड़ा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है और छोटा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। और दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? सल्फर का। दिख रहा है आपको? और इसको जस्ट अपोजिट तरीके से देखो, S0 से S4, S0 से -2, तो अपोजिट रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शन। ध्यान रहे सेम एलिमेंट है ना, इसलिए सल्फर पर डब्बा लगा लेना। डब्बा का मतलब क्या हो गया? सेम एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कि ऑक्सीजन का देख लिया और दूसरे में हाइड्रोजन का देख लिया। ठीक है, तो बताओ ये हो रहा है? डब्बा लगा के दिया मैंने सबका, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। ये रहने दो यार एक बार, है ना, थोड़ा डाउट हो गया। इसका मुझे एक बार स्ट्रक्चर देखना होगा शायद। नॉर्मली अगर करे तो ये आंसर आएगा। ये दे भी रखा है यही आंसर। थोड़ा डाउट है इसका स्ट्रक्चर में ना, शायद इसका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस फॉर्मूले में शायद 0 आता है। ओके, अब जब डाउट है तो डाउट है। N2O के केस में स्ट्रक्चर कुछ और बनता है, बिकॉज N बॉन्ड्स विद ट्रिपल बॉन्ड ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। इसको रहने दो ना, इसको यहाँ रहने दो, अगली क्लास में देखा जाएगा। मन में जब आ गया तो फिर लिखना नहीं चाहिए। N2O जहां तक मैंने पढ़ा था, इसमें कुछ अलग होता है शायद, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, इसको बाद में करेंगे लेटर। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम बैलेंसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हमें बैलेंसिंग सीखनी है तो वी रिक्वायर कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन।
तो ये तो इसका भारी भरकम डेफिनेशन हो गया, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल। हम कैसे कैलकुलेट? इन रेडॉक्स रिएक्शन वी विल कैलकुलेट n factor by following formula. What is that formula? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, change in oxidation state of a species into number of atoms of that species. तो इस बार बेटा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कैलकुलेट होगा, क्या कैलकुलेट होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख भी देते हैं यार। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक एग्जांपल कर दे रहे हैं, MnO4 goes to Mn+2 plus tell me what is the valency for this oxidation state for Mn। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक्स मेथड से कैलकुलेट करके बताइए। डन। +7। तो देखेंगे ध्यान से, ये मॉड का साइन है। मॉड का साइन इंडिकेट्स व्हाट? जो भी बाहर आएगा वो क्या आएगा? प्लस। सो n factor for MnO4 minus can be written as, बताओ व्हाट इज चेंज? चेंज हमेशा क्या लिखते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन MnO4 ऑफ Mn। कितने हैं? एक एटम्स हैं, इनटू 1। So mod of -5 into 1, which will be equals to 5 into 1, which will be equals to 5। तो ये एक चीज पूरा प्रोसेस के साथ आपको दिखा दिया गया, और इतना करेंगे नहीं हम। जब हमें पता है चेंज को पॉजिटिव निकाल के बाहर लाना है, तो n फैक्टर फॉर Mn+2, इसके लिए n फैक्टर क्या लिखोगे? Mn+2 के लिए अगर मुझे मैन फैक्टर लिखना होता तो Mn+2 का कितना चेंज हुआ? Mn के कितने एटम्स? 1। तो n फैक्टर हम इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका भी कैलकुलेट, जो पूछा हो सवाल में, जिसकी भी जरूरत पड़े हमें। व्हाट इज द फॉर्मूला? चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां तो एक ही था तो आराम से हो गया। चलो मुझे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखकर बताओ। सबका क्या, कार्बन का बताओ।
So what is the change in oxidation state for C2O4 minus 2? Plus 3 say plus 4. Change is how much? 1. And what is the number of atoms of carbon in C2? N factor कितना आएगा? 2. Now अगर मुझे CO2 का लिखना रहता, so what is the change in oxidation state of CO2? Plus 4 say plus 3. Change is 1. And number of atoms of carbon, जिसका चेंज हो रहा है उसी का एटम का नंबर लेना है ना. ऑक्सीजन का एटम थोड़ी जोड़ देंगे, ऑक्सीजन का तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा. समझ आ रहा है ये चीज? जिसका चेंज हो रहा है उसी का नंबर ऑफ एटम लेना है हमें. दोनों का चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? तो जब होगा तब देखा जाएगा. हो भी सकता है ना कि ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाए और कार्बन का भी बदल जाए. तब क्या करेंगे? तब जब होगा तब देखा जाएगा. अभी तो फिर आसान वाला सीखेंगे, फिर ना टफ वाला. अब आपके हाथ में सारा. क्वेश्चन इज n factor for K2Cr2O7 and n factor for Cr plus 3. ध्यान रहे, n फैक्टर का मतलब वही था. इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करोगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है बस. ये लिखा है. So what is the change for chromium? Plus 6 से plus 3. The change is plus 3. And what is the number of atoms? 2. So n factor will be 6. For Cr plus 3, what is the change? 3. And what is the number of atoms? 1. N factor will be 3. हो गया ये? ये आधा आधा रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं अब बाद में समझ में आएगा, ठीक है. रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट बैलेंसिंग और दूसरा हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग. ठीक है, तो बाद में दिखाएंगे. आधा आधा रिएक्शन. घबराना नहीं है किसी भी चीज को देखकर कि बाकी कहाँ चला गया.
चलिए बताइए सबका एन फैक्टर क्या होगा। मैच कर लीजिए सारा। कोई सा भी मुझे एक्सप्लेन करना हो तो वो बता दीजिए। सर, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसमें?
So this is x, 2x, 3 into -2, -6, net charge will be 0, x का value will be 3. This one, 4 into -2 will be -8, and net charge is -3, x का value will be +5. और कोई सा भी एक्सप्लेन करना हो? ठीक है, तो होमवर्क तो मैंने आपको दे दिया है, रेडॉक्स रिएक्शन का शीट नंबर 1, ठीक है, और इसको पढ़िएगा। जा सकते हैं आप।